हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 15 अक्टूबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 15 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो आपको डिटेल में बताई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ का भी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। इसके साथ ही दोस्तों आप लोग स्टैटिक जीके भी तैयार कर सकते हो इसी चैनल से। आपको डेली इवनिंग में जो डेली जीके टेस्ट की सीरीज चलाई जा रही है उसको ज्वाइन कर लेना है। शाम को दोस्तों रोज़ाना एक वीडियो आती है स्टैटिक जीके की, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताए जाते हैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में डेली जीके टेस्ट के नाम से। तो आप लोग उस सीरीज़ के सभी वीडियोज़ को देख डालिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो दूसरे अध्यक्ष दोस्तों बनाए गए थे दादा भाई नौरोजी जी 1886 में कोलकाता अधिवेशन में। अगला, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 के महिला एकल का विमेन सिंगल का खिताब किसने जीता? तो विमेन सिंगल का इस बार खिताब जीता है इगा स्विएटेक ने। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया था, ऐसे टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए अब बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, आईएमएफ ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान कितना किया? तो दोस्तों आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी फाइनली अपना अनुमान, अपना प्रिडिक्शन जारी कर दिया है भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर के। तो इसने बताया है -10.3% तक हो सकती है भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट इस बार के चालू वित्तीय वर्ष में, यानी 2020-21 के वित्तीय वर्ष में। कारण आप सभी को पता है क्यों ये रेटिंग एजेंसी अपना रेटिंग घटा रही हैं, कोविड-19 के चलते। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जीडीपी का ग्रोथ रेट का अनुमान सभी एजेंसियां निकाल रही हैं। ठीक है, चलिए अब बाकी की जो रेटिंग एजेंसियां हैं उन्होंने क्या क्या अनुमान बताया है भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर के वित्तीय वर्ष 2020-21 में, उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे दोस्तों मूडीज़ ने बताया -11.5% तक की हो सकती है जीडीपी ग्रोथ रेट भारत की। विश्व बैंक ने बताया -9.6% तक। क्रिसिल ने बताया -9.0% तक। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बताया -9.0% तक हो सकती है। फिच रेटिंग ने -8.6 और केयर रेटिंग ने -8.0 से लेकर के -8.2% तक भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान बताया है। इतना क्लियर है? अब देखिए ये जीडीपी क्या होता है, जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होती है। तो दोस्तों सबसे पहले जीडीपी को समझते हैं। भारत में अगर जैसे भारत की बात हो रही या फिर किसी भी देश की अगर बात करें, तो किसी भी देश में किसी एक फाइनेंशियल ईयर में, किसी एक वित्तीय वर्ष में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसे ही कहा जाता है जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब वो प्रत्येक वर्ष किस दर से वृद्धि कर रहा है, किस दर से घट रहा है या बढ़ रहा है, उसे ही कहते हैं वृद्धि दर। तो इस बार का जो ग्रोथ रेट है इसका यही मतलब हुआ कि इस बार के फाइनेंशियल ईयर में -11.5% की ग्रोथ रेट से ग्रो करेगा भारत की जीडीपी। ठीक है, ऐसा कहना है मूडीज का। क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। चलिए ये पेज दोस्तों मैं आपको भेज दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकेंगे और इसको रिवाइज कर सकेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, या फिर आप लोग टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा मिश्रा जी टेक्निकल MJT एजुकेशन। 21.5 हज़ार के आसपास उसमें सब्सक्राइबर अभी हैं, वहाँ से जाकर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर डेली आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ वहाँ पर क्विजेज़ कराई जाती हैं, वहाँ पर लोग डिस्कशन करते हैं, क्विजेज़ करते हैं आपस में, और वो एक माहौल बन जाता है स्टूडेंट का। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर क्विजेज़ सॉल्व कीजिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भेजे जाते हैं स्टूडेंट के द्वारा। आप भी अपने पास अगर कोई क्वेश्चन हो उसको भेजिए और जो क्वेश्चन आए उसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि फालतू के ग्रुप से जुड़ने से तो अच्छा है आप स्टडी ग्रुप से जुड़ो और नॉलेज गेन करो। चलिए अब बात करते हैं IMF की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना दोस्तों हुई 1945 में, 1945 में इसकी स्थापना हुई। वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके वर्तमान में MD मैनेजिंग डायरेक्टर हैं दोस्तों क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। कौन? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। और इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? चीफ इकोनॉमिस्ट यानी मुख्य अर्थशास्त्री हैं दोस्तों गीता गोपीनाथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, विश्व बैंक ने विकासशील देशों को कोविड-19 वैक्सीन खरीदने के लिए कितने की मंजूरी दी?
तो वर्ल्ड बैंक ने दोस्तों अभी हाल ही में $12 बिलियन की मंजूरी दी है विकासशील देशों को कोविड-19 वैक्सीन खरीदने के लिए। इसके तहत वो वैक्सीन खरीदने में इसका यूज़ कर सकते हैं, टेस्टिंग वगैरह में, या फिर उससे रिलेटेड जो भी मेडिकल इक्विपमेंट लेना होगा उसमें यूज किया जा सकता है विकासशील देशों के द्वारा। ठीक है, तो इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने $12 बिलियन की फंडिंग की घोषणा की है। वर्ल्ड बैंक ने अपना टारगेट बनाया है कि 1 बिलियन यानी 1 अरब लोगों पर टीकाकरण किया जा सके, वैक्सीनेशन किया जा सके 1 बिलियन व्यक्तियों पर। ठीक है, अच्छा, ये जो $12 बिलियन है ये उसी $160 बिलियन का हिस्सा है जो वर्ल्ड बैंक ने फंड जारी किया था कोविड-19 महामारी के दौरान कि विकासशील देशों की मदद की जाएगी। तो उसी $160 बिलियन का हिस्सा ये भी है $12 बिलियन, जो कि सिर्फ किस लिए होगा? ये होगा सिर्फ वैक्सीन खरीदने, वैक्सीन की टेस्टिंग करने और उससे रिलेटेड मेडिकल इक्विपमेंट के लिए। क्लियर? अब आया है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई 1944 में, 1944 में। इसका भी हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। इसके अध्यक्ष हैं डेविड मलपास और इसकी एमडी और सीएफओ यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं अंशुला कांत। कौन है? अंशुला कांत। और इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट यानी मुख्य अर्थशास्त्री हैं कार्मेन रेनहार्ट। क्लियर है? ये जानकारी दोस्तों आपको जानना ज़रूरी है, हमेशा रिवाइज करते रहना है कि सीएफओ कौन है, अध्यक्ष कौन है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का। इस पर मैं आपको वीडियो भी दे चुका हूँ। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डे। तो दोस्तों इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डे मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 14 अक्टूबर को। इस दिवस को क्यों मनाया जाता है? इस दिवस को इसलिए मनाया जाता है जिससे लोगों में हर एक फील्ड में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके कि वो हर एक फील्ड में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार काम कर सकें। इसी वजह से ये दिवस मनाया जाता है। अब इसकी थीम भी रखी गई है। क्या है थीम इस बार की? इस बार की थीम है दोस्तों प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विद स्टैंडर्ड्स। क्या है? प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विद स्टैंडर्ड। क्लियर? अब अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस आया है, ये किसके द्वारा मनाया जाता है? ये दोस्तों ISO के द्वारा मनाया जाता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन के द्वारा ये मनाया जाता है, ISO। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। इसकी स्थापना हुई थी 1947 में, 1947 में हुई थी इसकी स्थापना। अब देखिए, स्थापना हुई थी इसकी लंदन में, लेकिन हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा में। इसका ध्यान रखना आपको। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हैं एडी नजोरोगे। कौन? एडी नजोरोगे। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में FATF ने किस देश को इन्हेंस फॉलो अप लिस्ट में रखा? तो अभी हाल ही में FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने दोस्तों पाकिस्तान को इन्हेंस्ड फॉलो अप लिस्ट में रखा है। पाकिस्तान को रेगुलर फॉलो अप कैटेगरी से घटा करके इन्हेंस्ड फॉलो अप कैटेगरी में लिस्ट में ला करके कर दिया है FATF ने। अब इसके तहत क्या होगा? अब इसके तहत पाकिस्तान को हर महीने ही FATF को देना पड़ेगा अपनी रिपोर्ट ये देगा और ये बताएगा, ये सुनिश्चित करेगा कि हम कितना काम कर रहे हैं आतंकवाद को ख़त्म करने या फिर अपने देश में टेरर फंडिंग को रोकने में। ठीक है, तो FATF ने अब इसे इन्हेंस्ड फॉलो अप लिस्ट में ला करके कर दिया है। पाकिस्तान दोस्तों ग्रे लिस्ट में काफ़ी दिनों से बना हुआ है FATF के। FATF है क्या? FATF का मतलब होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका काम यही है कि दुनिया भर के देशों में ये देखना कि कौन सा देश है जो टेरर फंडिंग को कहीं कोई बढ़ावा तो नहीं दे रहा है। अगर बढ़ावा दे रहा है तो उसको ये लिस्टेड करता है ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट वगैरह में, जिससे उस पर प्रेशर पड़े और वो अपने देश में टेरर फंडिंग को रोके, आतंकवाद को रोके और इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हों उनको रोकने में मदद कर सके। ठीक है, ऐसे ही पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में इसीलिए रखा गया है। अब इससे नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है दोस्तों, अगर किसी देश पर ये लग जाए, धब्बा लग जाए, दाग लग जाए कि उसे ग्रे लिस्ट में रखा गया है या ब्लैक लिस्ट में रखा गया है, यानी वो देश जो है वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, तो अब आप सोचिए कौन सी बड़ी कंपनी उस देश में अपना फर्म स्थापित करना चाहेगी? कोई नहीं चाहेगी। जब कोई कंपनी नहीं स्थापित करना चाहेगी, एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा, कोई विदेशी जो स्टूडेंट होंगे वो उस देश में पढ़ने नहीं आएंगे, तो धीरे धीरे विदेशी मुद्रा व्यापार जो है वो घट जाएगा। बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, कोई टूरिज़्म नहीं होगा, तो फिर धीरे धीरे उस देश की इकोनॉमी गिरती चली जाएगी। ठीक है, और इकोनॉमी जब गिरती चली जाएगी तो क्या हो सकता है आपको बताने की ज़रूरत है नहीं।
तो ये इफ़ेक्ट पड़ता है FATF का। FATF की स्थापना हुई थी दोस्तों 1989 में, 1989 में। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है और अध्यक्ष हैं मार्कस प्लेयर। कौन? मार्कस प्लेयर। पाकिस्तान आया है, पाकिस्तान के बारे में समझते हैं। पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश। इमरान खान यहाँ के प्रधानमंत्री, राजधानी इस्लामाबाद। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर आरिफ अलवी। पाकिस्तानी रुपया यहाँ की करेंसी है। की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। यहाँ की राजभाषा उर्दू और अंग्रेजी है। सबसे बड़ा नगर है कराची। क्लियर है दोस्तों? आप लोग करंट अफेयर की ई बुक से भी हमारी पढ़ाई कर सकते हो। अगर आप लोग स्टोर करना चाहते हो कुछ ऐसा मटेरियल जो आपके एग्ज़ाम टाइम में काम आए, जो आपके रिवीजन के लिए काम आए और पूरा डिटेल जानकारी के साथ हो, चाहे आप 6 महीने बाद भी पढ़ें तब भी आपको डेली करंट अफेयर जितनी नॉलेज उसमें मिले, तो आप लोग हमारी ई बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं। आपको हर प्रकार की ई बुक्स मिल जाएगी, लास्ट 1 ईयर की, लास्ट 6 मंथ की या फिर मंथली करंट अफेयर की। हमारी ई बुक दोस्तों चैप्टर वाइज पूरा डिटेल के साथ होती है। साथ ही साथ में एंड में आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया जाता है, तो आप लोग पूरा डिटेल थ्योरी पढ़ने के बाद प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर सकते हैं। चैप्टर वाइज होता है, हर एक टॉपिक को अलग अलग कैटेगराइज कर दिया गया रहता है, जिससे आपको पढ़ने में और याद करने में आसानी होती है। आप लोग MJT ऐप से जा कर के हर प्रकार की ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से भी परचेज़ कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किसकी आत्मकथा देह विचवा करणी का विमोचन किया? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाला साहब विखे पाटिल का, किसका? बाला साहब विखे पाटिल जी का देह विचवा करणी का विमोचन किया। ये इनकी आत्मकथा है, इसका विमोचन किया है। देह विचवा करणी का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है दोस्तों अपना जीवन किसी नेक काम के लिए समर्पित कर देना। तो बाला साहब विखे पाटिल जी जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, हालांकि अब इनका निधन हो चुका है, 2016 में ही इनका निधन हो गया था। तो इनकी आत्मकथा है ये, जिसका विमोचन किया है अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि आत्मकथा तो व्यक्ति खुद लिखता है, लेकिन दोस्तों कभी कभी केस में क्या होता है कि आत्मकथा कोई व्यक्ति लिख रहा हो और उसका देहांत हो जाए, ठीक है, तो ऐसे में उनके बेटे के द्वारा या फिर उनकी पत्नी के द्वारा ऐसे किसी कंडीशन में आत्मकथा को पूरा किया जाता है और फिर बाद में उसे लॉन्च कर दिया जाता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही केस है यहाँ पर भी। बाला साहब विखे पाटिल जी, इनका निधन तो हो गया था 2016 में ही, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। तो इनकी पुस्तक, इनकी आत्मकथा अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं। भारतीय सेना ने किस राज्य की पुलिस के साथ मिलकर के सुरक्षा कवच अभ्यास का आयोजन किया? तो भारतीय सेना ने दोस्तों अभी हाल ही में महाराष्ट्र पुलिस के साथ मिलकर के सुरक्षा कवच अभ्यास का आयोजन किया है। ये जो सुरक्षा कवच अभ्यास है, ये आतंकवाद विरोधी अभ्यास है। कहाँ पर आयोजित किया गया? ये महाराष्ट्र के पुणे के लुल्ला नगर में आयोजित किया गया। महाराष्ट्र के पुणे के लुल्ला नगर में आयोजित किया गया। एक एंटी टेररिस्ट क्विक रिएक्शन टीम बनाने के लिए इसका आयोजन किया गया, इसका अभ्यास को किया गया, जिससे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सके। कभी ऐसी सिचुएशन आए जब आतंकवादियों का अटैक हो या फिर कोई कब्जा कर लिया जाए कहीं पर, तो फिर उनको नेस्तनाबूद करने के लिए ऐसा किया जा सके। तो भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस कैसे इसका यूज़ कर सकती है, कैसे इस सिचुएशन से निपट सकती है, इसलिए ये अभ्यास किया गया है। अभी आपको इससे मिलता जुलता एक अभ्यास मिला था, सागर कवच, ठीक है। ये सुरक्षा कवच है, वो सागर कवच है। सागर कवच के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो प्रत्येक 6 महीने पर होता है और भारत के कोस्टल एरिया में होता है, भारत के तटीय इलाकों में होता है। अभी हाल ही में वो आयोजित हुआ, भारतीय नौसेना और इंडियन कोस्ट गार्ड ने उसे किया था। तो वो था सागर कवच, ये है सुरक्षा कवच। क्लियर? महाराष्ट्र आया है, महाराष्ट्र के बारे में जानिए। मुंबई यहाँ की राजधानी है। महाराष्ट्र देख लीजिए, ये रहा मैप में। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। उद्धव ठाकरे यहाँ के हैं करंट टाइम पर CM। बॉम्बे हाई कोर्ट के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं दीपांकर दत्ता। अगला है, विश्व आर्थिक मंच की वर्ष 2021 की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2021 की दोस्तों बैठक आयोजित की जाएगी इस बार लूसर्नबर्गन स्टॉक में। कहाँ पर? लूसर्नबर्गन स्टॉक में, ये भी स्विट्जरलैंड में ही है। इस बार 18 से 21 मई के बीच में होगा आयोजन, ठीक है, 18 से 21 मई के बीच में। अब देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो जनरली बैठक होती है वो होती है दावोस में, प्रत्येक वर्ष दावोस में होती है, ठीक है, और जनवरी लास्ट में हो जाया करती है। इस बार भी हो गई थी कोविड-19 फैलने के पहले, लेकिन अब अगली बार कोविड-19 को देखते हुए इस बार दावोस में ना आयोजित करके होगा क्या कि ये लूसर्नबर्गन स्टॉक में आयोजित होगा। ये भी स्विट्जरलैंड में ही है।
अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आया है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना हुई थी 1971 में। इसके संस्थापक थे दोस्तों क्लाउस श्वाब, वर्तमान में यही इसके चेयरमैन भी हैं। इसका हेडक्वार्टर है कोलेग्नी में, स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ पर? स्विट्ज़रलैंड के कोलेग्नी में है इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट, इंडोनेशिया में भारत का राजदूत किसे बनाया गया? तो अभी हाल ही में इंडोनेशिया में भारत का राजदूत बनाया गया दोस्तों मनोज कुमार भारती को। किसे? मनोज कुमार भारती जी को। 1988 बैच के 1988 बैच के ये IFS यानी इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर हैं और अब ये होंगे इंडोनेशिया में भारत के राजदूत। अच्छा, एक और नियुक्ति की गई है राहुल श्रीवास्तव, जो आपको ए ऑप्शन में देख रहे हैं। राहुल श्रीवास्तव जी को अल्बानिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। कहाँ पर? अल्बानिया में भारत का राजदूत इन्हें नियुक्त किया गया है। ये 1999 बैच के IFS ऑफिसर हैं। 1999 बैच के ये IFS ऑफिसर हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर हैं। अगला है, भारत पे ने अपने अभियान टीम भारत पे के लिए कितने क्रिकेटर्स को ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो भारत पे ने दोस्तों एक कैंपेन शुरू किया है #टीम भारत पे। इसके लिए दोस्तों 11 क्रिकेटर्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। 11 क्रिकेटर्स को टीम भारत पे कैंपेन के लिए बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। कौन कौन से क्रिकेटर हैं? रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, KL राहुल, मोहम्मद शमी, रविंद्र जडेजा, सुरेश रैना, श्रेयस अय्यर, पृथ्वी शॉ, संजू सैमसन, यजुवेंद्र चहल, शुभमन गिल। यहाँ पर एक पॉइंट आपको ध्यान देना होगा कि ये जो खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर्स हैं, ये इस ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाए गए हैं, ये इस कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। इस ब्रांड के, इस कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। अब आपको बहुत ही सीधा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आप लोग अगर IPL मैच देखते होंगे, ठीक है, तो ड्रीम 11 का प्रचार आता है। ये मैं कर लेता हूँ, आप जाकर ड्रीम 11 में टीम बनाओ। इसमें आप लोग देखते हैं कई खिलाड़ी मिल करके इस कैंपेन का प्रचार करते हैं, ठीक है। हर खिलाड़ियों का अलग अलग से प्रचार आता है, लेकिन मेन ब्रांड एम्बेसडर ड्रीम 11 का कौन है? MS धोनी, ठीक है। तो वो जो कैंपेन है ये मैं कर लेता हूँ, आप जाकर ड्रीम 11 में टीम बनाओ। तो उस कैंपेन के वो लोग ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो बाकी के क्रिकेटर हैं। लेकिन अगर ब्रांड की बात की जाए ड्रीम 11 की, तब MS धोनी है। ऐसे ही आप लोग मिंत्रा का देख रहे हैं, आप लोग फ्लिपकार्ट का, आप लोग अभी बिग बिलियन डे सेल आ रहा है उसको देख रहे हैं, अमेजन का सेल आ रहा है इसका देख रहे हैं। तो आपको धीरे धीरे करके हर कई एक्टर्स दिखेंगे, कई क्रिकेटर्स दिखेंगे इसका प्रमोशन करते हुए। लेकिन मेन ब्रांड एम्बेसडर, जो ब्रांड का एम्बेसडर होता है, वो दूसरा होता है। क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। अगला है, हाल ही में एक्सिस बैंक ने किसके साथ मिलकर ACE क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों एक्सिस बैंक ने गूगल पे के साथ मिलकर के एक्सिस ACE क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। एक्सिस ACE क्रेडिट कार्ड दोस्तों एक नया एंट्री लेवल का क्रेडिट कार्ड है। एक्सिस बैंक ने इसे लॉन्च किया है, तो हम लोग एक्सिस बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। 1993 में 1993 में इसकी स्थापना हुई। मुंबई में हेडक्वार्टर है और वर्तमान में MD और CEO हैं अमिताभ चौधरी। अच्छा, इसके चेयरमैन है राकेश माखीजा। तो चेयरमैन का भी नाम आपको याद रखना है, राकेश माखीजा, और MD और CEO हैं अमिताभ चौधरी, इनका भी नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को सैंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों हरीश कोटेचा को, किसे? हरीश कोटेचा को सैंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति हैं और अमेरिका में ये बेघर बच्चों और युवाओं को उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वर्क किया करते हैं और इसी वजह से इनको सैंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसने दिया ये अवार्ड? तो ये अवार्ड दोस्तों इनको नेशनल एसोसिएशन फॉर द एजुकेशन फॉर होमलेस चाइल्ड एंड यूथ के द्वारा दिया गया है। क्लियर? ओके, तो ये तो थे दोस्तों हमारे आज के दिन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर से। आई होप आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर दीजिए। आप लोग फेसबुक पर आज शेयर कीजिए, मैं फेसबुक का डाटा देखूंगा। आप लोग फेसबुक पर आज शेयर कीजिए, जितने ग्रुप्स हों, जितने लोग हैं वहाँ पर जाइए, पोस्ट कीजिए, शेयर कीजिए उनके पास। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ का भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। इसका पहला क्वेश्चन है आपके लिए, यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है? अभी कल ही मैंने डेली जीके टेस्ट वाली सीरीज़ में आपको बताया था
यूरिया में कितने % नाइट्रोजन पाई जाती है। दोस्तों मैं आपको भी कहता हूं आप लोग डेली स्टैटिक जीके ज़रूर देखा करो। इवनिंग में वीडियो अपलोड होती है, आप लोग स्टैटिक जीके जीएस भी अगर अपना मजबूत करना चाहते हैं तो उस सीरीज़ को ज़रूर देखा करो। प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया रहता है, आप लोग वहाँ से भी जा के देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा जारी CRI इंडेक्स में शीर्ष पर कौन सा देश है, टॉप पर कौन सी कंट्री है। दोनों ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में आंसर कीजिएगा। अब आप दोस्तों वीडियो देख लिए हो तो जाओ जल्दी से इसकी क्विज भी सॉल्व कर दो। क्विज मिलेगी आपको मिश्रा जी टेक्निकल MJT ऐप पर। वहीं पर दोस्तों आपको PDF फाइल्स, क्विजेस, वीडियोस और बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपने MJT ऐप नहीं इंस्टॉल किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो जा करके। चलिए बात करते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में करेक्ट और डिटेल में आंसर किए थे। उनके नाम हैं अमित चौधरी, नरेंद्र मीना, श्रेया गुप्ता, रविशंकर, राहुल कुमार, आंचल मिश्रा, रेखा बुनकर, सृष्टि मिश्रा, सत्येंद्र प्रताप, सुजीत कुमार, नेहा जायसवाल, साहिल चौधरी, ज्योति मौर्य, अवधेश कुमार। इतने लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया है, आप लोग भी डिटेल में आंसर किया करो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।